नमस्कार बच्चों। हमारा जो अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण ये जारी है। पिछली दो वीडियो में आपने पढ़ा कि पहली वीडियो में हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर वो उसमें अभिकारक और उत्पाद, उसके बाद रासायनिक समीकरण उसको किस प्रकार लिखा गया है, रासायनिक समीकरण के प्रकार। फिर दूसरी वीडियो हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े, जिसमें आपको 13 प्रकार बताए थे, जिसमें से हम 4 प्रकार पढ़ चुके हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एक संयोजन, नंबर 2 वियोजन, और नंबर 3 विस्थापन, और नंबर 4 द्विव विस्थापन। ये 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो आगे अभिक्रियाएं हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, उससे पहले रासायनिक अभिक्रिया या जो हम अध्ययन करते हैं उसमें जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसमें कुछ संकेत दिए होते हैं, उनके बारे में एक बार कि आपको AQ, S, L, G ये सिंबल दिखाई देंगे, ये संकेत दिखाई दें। इसका अर्थ क्या होता है? ये विलयन होता है, एक्वस। जहां आपको जैसे कॉपर सल्फेट एक्वस लिखा मिले, इसका मतलब है कि हमने कॉपर सल्फेट का जल के साथ घोल तैयार किया हुआ है, कॉपर सल्फेट पाउडर में नहीं है। फेरस लिखा होगा आपको कहीं भी, एस, फेरस सल्फेट, तो फेरस लिखेंगे, एस मतलब सॉलिड, ये होता है ठोस अवस्था में पदार्थ है। जब हम वाटर आप जानते हैं तो लिक्विड फॉर्म में होता है, एल तरल पदार्थ के लिए होगा, जी गैस के लिए होगा, और जो तीर का निशान है ये एरो, ये अवक्षेप दिखाएगा, मतलब क्रिस्टल दिखाएगा कि उसके अंदर क्रिस्टल बनते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं जब, ये सिंबल हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को हम एक रासायनिक समीकरण को एक तीर के निशान द्वारा दर्शाते हैं कि इसके बाईं तरफ अभिकारक रहेंगे और दाईं तरफ उत्पाद रहेंगे। इन संकेतों के अतिरिक्त रासायनिक अभिक्रियाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है, एक शब्द बताते हैं उनको, उत्प्रेरक शब्द आएगा। जैसे इस नाम में दिखा प्रेरक होता है प्रेरणा देने वाला। उत्प्रेरक क्या होता है कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसके दौरान कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते परंतु रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे कोई उत्प्रेरक हैं, बेकिंग सोडा है, पौधों में क्लोरोफिल होता है। कहते हैं भी हरे पौधे ही भोजन बनाएंगे, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की जब उसकी भोजन की समीकरण लिखते हैं उसमें क्लोरोफिल कहीं नहीं ऐड होता, लेकिन क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा, क्लोरोफिल है तो भोजन बनाएंगे। क्लोरोफिल जितना ज्यादा है, जितना हरा पौधा उतना जल्दी भोजन बनाएंगे। उसी प्रकार बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा बोलते हैं, उससे हम कोई वस्तु पकाते हैं तो जल्दी उबल जाती, जल्दी गल जाती है, वो उसको उत्प्रेरक कर देता है। उत्प्रेरक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे लेकिन उस अभिक्रिया को जल्दी करेंगे, उसकी जो दर है, गति है, उसको प्रभावित करते हैं, उनको हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो अब जो नेक्स्ट प्रकार की हमारी अभिक्रिया है जो हम पढ़ रहे थे उस पर आते हैं। नंबर 5 पर है हमारी उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया
वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण है कि हम चूने के पत्थर को तोड़ना चाहेंगे तो ये ऐसे नहीं टूटेगा कि चूना बन जाएगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। इसको तोड़ने के लिए इसको बहुत अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी, इसको हीट करना पड़ेगा, तो ये ऊष्मा इसको देनी पड़ेगी। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा का शोषण करती है, ऊष्मा को ग्रहण करती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। नंबर 6 है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया ये ऊष्मा शोषी की बिल्कुल जस्ट रिवर्स है, उसकी विपरीत है दिशा में है। इसमें क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा की मात्रा मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। कहा जाता है। जैसे हम भोजन का पाचन करते हैं, जो भोजन है हम ग्रहण करते हैं हमारे शरीर में, वहाँ एंजाइम और पाचक रस और अम्ल जो उपस्थित होते हैं वो अभिक्रिया करके उस भोजन को पचाते हैं। उस भोजन के पचने के परिणाम स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में इकट्ठी होती है। तो हमारा जो भोजन है, वो प्रक्रिया है, पाचन करते हैं, वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक क्वेश्चन भी आता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्यों? प्रश्न है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्यों? क्योंकि जब हम भोजन का पाचन करते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पाद है जो ग्लूकोज के रूप में जो हम श्वसन करते हैं, तो हमारे शरीर में जो भोजन हमने पाचन कर रखा है वो ग्लूकोज के रूप में जाता है, स्थित होता है,
और उसके साथ उष्मा मिलती है, उष्मा मुक्त होती है। देखिए श्वसन और सांस लेना दो बातें अलग अलग हैं, उसका कंफ्यूजन है आपको कहीं, तो वो ध्यान रखें। सांस लेना और श्वसन, इन दोनों में बहुत अंतर है। श्वसन और सांस लेना में क्या अंतर है? सांस लेने का मतलब है ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना, इसको तो कहते हैं सांस लेना। श्वसन क्या है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जाती है और हम भोजन लेते हैं, वो दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्रिया करके भोजन हमारे से पचता है, ग्लूकोज के रूप में उष्मा मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसको हम श्वसन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रश्न ये है, श्वसन एक उष्माक्षेपी है, मतलब श्वसन का मतलब भोजन पचाने वाले प्रोसेस है कि ऑक्सीजन से वो भोजन क्या है जो हमने ग्रहण किया है ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीजन ग्रहण करके पच जाए ग्लूकोज के रूप में और हमें उष्मा है जो ऊर्जा देता है और CO2 गैस श्वसन से बाहर निकल जाती है। तो इसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा की मात्रा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा गया है। इसके बाद है नेक्स्ट उपचयन अभिक्रिया। उपचयन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक ऑक्सीजन ग्रहण करता है, यानी उसको ऑक्सीजन का लाभ होता है, वो अभिक्रिया हमारी उपचयन अभिक्रिया है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक या पदार्थ हो सकता है, कोई भी लिख सकते हम, को ऑक्सीजन का लाभ होता है, या हम ये कहें वो ऑक्सीजन प्राप्त करता है, तो उसको हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल है कि हमारे कॉपर है, वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ कॉपर को ऑक्सीजन का लाभ मिल रहा है, तो ये अभिक्रिया हमारी उपचयन है, इसको हम ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ती है जिस पदार्थ से ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। 8 नंबर पे हमारी जो अभिक्रिया है वो इसके साथ ही करेंगे हम, अपचयन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जस्ट इसकी रिवर्स, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ को ऑक्सीजन का नुकसान होता है, या तो कहेंगे वो ऑक्सीजन का नुकसान, ऑक्सीजन मुक्त करता है, या मुक्त करता है, या हम ये कहें हाइड्रोजन का लाभ होता है। हाइड्रोजन का लाभ कैसे होगा कि एग्जांपल ये देखिए, कॉपर ऑक्साइड, इसको हम अगर हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएं तो इससे कॉपर मुक्त होकर निकल जाएगा, जल वापिस कॉपर मिल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, कॉपर को, ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, इसको ऑक्सीजन का नुकसान हो रहा है और हाइड्रोजन का लाभ हो रहा है, और दोनों जल के रूप में मुक्त हो रहे हैं। तो अभिक्रिया में इसमें क्या है, दोबारा देखते हो, जो उपचयन अभिक्रिया में अभिकारक को या पदार्थ को ऑक्सीजन का लाभ होता है, हाइड्रोजन की हानि होती है कह सकते हैं। और जैसे Cu है प्लस कॉपर ऑक्साइड,
बन जाएगा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बन जाए। अपचयन इसका रिवर्स है, वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, पदार्थ को ऑक्सीजन का नुकसान होता है या हाइड्रोजन का लाभ होता है, तो क्यों क्या बोलते हैं हम, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। अब क्या है कि कई बार एक रिएक्शन का नाम है हमारा उपोपचयी अभिक्रिया होती है। उपोपचयी अभिक्रिया उपोपचयी अभिक्रिया क्या है कि हमने भी दो अभिक्रिया पढ़ी है, एक उपचयन और एक अपचयन। यदि दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ हो, उसे उपोपचयी अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कौन सी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, उपोपचयी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए है इसमें कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसमें कॉपर प्लस जल का निर्माण हो गया। तो इसमें देखिए कॉपर है जो यहाँ ऑक्सीजन का नुकसान हो रहा है और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है, ये रिडक्शन है अपचयन, और इसको बोलेंगे हम उपचयन। तो दोनों क्रियाएं जो एक साथ हो रही हैं तो इसका नाम है उपोपचयी। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ हो, उसे उपोपचयी अभिक्रिया कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल एक और है, जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन का रूप है कोक, उसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसे जिंक मुक्त होकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। इसमें क्या होगा, जिंक को सीधे सीधे ऑक्सीजन का नुकसान हो रहा है और कार्बन को ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है। तो ये है आपके अपचयन और ये है उपचयन, दोनों एक साथ हैं तो इसका नाम है उपोपचयी अभिक्रिया। इसके बाद हमारी चार प्रकार की अभिक्रियाएं रह गई हैं। इसमें एक है विद्युत अपघट्य, दूसरी है तापीय अपघट्य, तीसरी है अवक्षेपण और चौथी अभिक्रिया है सौर अभिक्रिया जो होती है। ये चारों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।